नमस्कार दोस्तों। टॉप परसेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 3 क्लासेस या 3 वीडियोस आपके और बचे हैं, 5th और 6th यूनिट, 7th और 8th यूनिट, और एक फाइनली आपका 9th एंड 10th। ठीक है, 3 ही क्लासेस बची है, 3 ही वीडियो आपके बचे हैं। ये आप मान के चलिए कि इसके बाद जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो आप क्लास देख रहे हैं, इसके बाद 2 क्लासेस आपकी और आएगी। हमारा मोटिव क्या था कि 28 तारीख तक हम सब कुछ ख़त्म कर दें और 1 तारीख से आपकी फ्रेश क्लासेस जो है वो शुरू हो जाए। कुछ 2-3 आपके डाउट थे, वो पहले मैं दूर कर देता हूँ। जैसे कि नेट के बच्चों को एक मैं अगर रिव्यू करूँ, नेट के बच्चों की अगर मैं बात करूँ, नेट के बच्चों की अगर मैं चर्चा करूँ, मैंने कहीं जहाँ पर कमियाँ देखी है, अगर कमियाँ सुधारने की आप कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें हमें बहुत कम खर्चे में बहुत सब कुछ चाहिए होता है। ये नेट के बच्चों को मैंने एक छोटा-सा एक देखा है। दूसरा, मुझे क्या है कि मैं जब कंपैरिज़न करता हूँ किसी चीज़ का तो पैसों को लेकर करता हूँ। मतलब एक स्टूडेंट अगर एक इंस्टीट्यूट ढूँढने जाता है, तो वो वहाँ पर कंपैरिज़न करता है पैसों को लेकर के, कि यार वहाँ पर सस्ते में काम हो रहा था तो मैंने उसको ऑप्ट कर लिया। लेकिन कंक्लूज़न क्या निकला? वो मेरा पैसा वेस्ट हो गया, अब मैं वापस किसी और के पास जाऊँगा। आप ये चीज़ मत कीजिए। दूसरी बात, आपको एक ही प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों चाहिए होता है। उसमें दिक्कत कहाँ पर आती है? कुछ प्लेटफ़ॉर्म तो ऐसे हैं जहाँ पर दोनों सब्जेक्ट अच्छे रहते हैं, पेपर फर्स्ट भी और पेपर सेकंड भी। नो डाउट वहाँ पर दोनों बहुत अच्छे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्डिंग रहती है, टीचर्स भी अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमेशा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के पास ही पढ़ें। पेपर फर्स्ट आप कहीं और से पढ़ें और पेपर सेकंड आप कहीं और से पढ़ें। इसमें आपको एक क्वालिटी मिलेगी। दूसरी बात, इसमें आप डायरेक्टली 2 जनों से इंटरेक्ट कर पाएँगे। हो सकता है कुछ एक को नहीं आता हो, कुछ दूसरे को आता हो, कुछ दूसरे को नहीं आता हो, कुछ पहले को आता हो। तो उसमें आपकी कार्य क्षमता जो है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, वो हमेशा बढ़ती है, घटती नहीं है। तीसरी बात, अगर आप अपने सिलेबस को कंपेयर करें, फिलॉसफी की बात अगर मैं करूं, अगर आप फिलॉसफी के सिलेबस को कंपेयर करें तो ये सिलेबस यूपीएससी आईएएस के जो सिलेबस होते हैं, उस सिलेबस का ऑलमोस्ट 5 से 6 गुना ज्यादा सिलेबस है। उस सिलेबस का 5 से 6 गुना ज्यादा सिलेबस है। वहां पर केवल 4 सेक्शंस होते हैं, आपके यहाँ पर 10 यूनिट है। वहां पर ऑलमोस्ट आपके मान के चलिएगा आपकी 48 से 50 टॉपिक्स वहां पर कवर करने होते हैं। आपको ऑलमोस्ट 128 से लेकर 140 टॉपिक कवर करने हैं। आप सोचिए कितना बड़ा गैप है सिलेबस के अंदर। उसके बावजूद यूपीएससी के स्टूडेंट की एक क्वालिटी होती है कि वो चूज जब करता है तो उसमें वो बार्गेनिंग करने की कोशिश नहीं करता। मैं बार्गेनिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार्गेनिंग से कई बार आपको लॉस हो जाता है। क्या लॉस हो जाता है? आप केवल ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि पैसे में कौन ज्यादा है और पैसे में कौन कम है। आप सिर्फ इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि मेरा बेनिफिट यहां कितना है और वहां मेरा बेनिफिट कितना हो सकता है। नहीं, आप सिर्फ पैसे की तरफ देखकर चलते हैं, लेकिन वो आपका वेस्टेज है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपने गलत चीज चूज कर ली तो आपका वेस्टेज है। यूपीएससी का एक स्टूडेंट 40% आपका सिलेबस पढ़ने के लिए ऑलमोस्ट 25 से 30 हजार रुपए इन्वेस्ट करता है। वो भी स्टूडेंट है, वो भी पढ़ाई कर रहा है, वो भी अरेंजमेंट करता है, एडजस्ट करता है पैसे को। और आप जो एनटीए नेट के जो बच्चे हैं, आपको क्या लगता है नेट कोई छोटा मोटा एग्जाम है? नहीं। आपका फ्यूचर आप कहाँ समझ रहे हैं, मुझे नहीं पता। आप पीएचडी अगर कर लेते हैं तो आप मान के चलिए आईएएस के जो बच्चे हैं, जो आईएएस लगे हुए हैं, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, वो जॉब छोड़कर लेक्चरशिप में आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंडिया की सबसे सेफ और सबसे बेहतरीन जगह है आपकी लेक्चरशिप। अगर आप लेक्चरर बन जाते हैं तो ये इंडिया की सबसे बेस्ट जॉब आप कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि या तो लोगों को पता ही नहीं है अभी तक कि लेक्चरशिप की वैल्यू क्या है, या फिर हम कर क्या रहे हैं। आप किसी छोटे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, खुद को डिमोटिवेट करने की कोशिश मत कीजिए। आप बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप पीएचडी नेट जेआरएफ हो जाते हैं या पीएचडी नेट हो जाते हैं तो आप हिंदुस्तान के कुछ सीमित लोगों में से एक होंगे, किसी भी सब्जेक्ट में हो चाहे से आप सीमित लोगों में से कुछ एक हैं। ठीक है, तो अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। ठीक है। यूनिट संख्या 5 और यूनिट संख्या 6 की हम चर्चा करेंगे आज। और कल संडे है, कल आपको यूनिट संख्या 7 और 8 मिलेगी, और मंडे आपको लास्ट लेक्चर मिलेगा, और ट्यूसडे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। एनटीए नेट जेआरएफ 2022 जून और दिसंबर को हम टारगेट करेंगे।
1 साल के लिए हम सब्सक्रिप्शन देते हैं, 1 साल के लिए हम आपका एडमिशन करते हैं। यूनिट संख्या 5 जो है आपकी और यूनिट संख्या 6 जो है आपकी, इन दोनों पर एक बार हम डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। यूनिट संख्या 5 आपके सामने है कंटेम्प्ररी इंडियन फिलॉसफी। 7 से लेकर के 12 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसको भी मैं 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करूं, एक डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट थ्योरी आपसे पूछी जाती है और थ्योरी का आंसर आपसे पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ज़्यादा घूम फिर के नहीं आता है, हाथों हाथ आप इसका आंसर कर सकते हैं। 3 से लेकर 6 प्रश्न यहाँ पर इस चीज़ के देखा गया है, रेशियो रहता है। थिंकर्स के क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग भी आपसे पूछ सकते हैं कि साहब किस किस की थ्योरी क्या क्या थी, मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं। दूसरा आपसे थिंकर्स के नाम पर ही पूछ सकते हैं कि साहब इस थिंकर की थ्योरी क्या कहलाती है, या ये थ्योरी किस थिंकर ने दी थी। ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैक्सिमम पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे, मैं भी आपको बताऊंगा करंट अफेयर्स कैसे यहाँ पर महत्वपूर्ण है। कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, उसको आप रामबाण की तरह अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, वहां से क्वेश्चंस आएंगे। ये मैं पहले भी लिख के दिया था और वापस से लिख के देता हूँ। ये आपके लिए बोनस यूनिट है, फिर से कह रहा हूँ, ये आपके लिए बोनस है। यहाँ पर आप ये जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे सही कर सकते हैं। ये इतनी अच्छी यूनिट है, छोटी सी यूनिट है, ज़्यादा क्वेश्चंस घूमते नहीं हैं, ज़्यादा थ्योरी नहीं है, ज़्यादा फिलॉसफी नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है। लाइन टू लाइन हमें पढ़ना है, बात खत्म, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या सेक्शन ऐसा है जो मेरे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। विवेकानंद करंट अफेयर्स का टॉपिक है। विवेकानंद से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा विवेकानंद से। तो विवेकानंद को पढ़ना ही पढ़ना है, उनमें भी कोई भी दो राय नहीं है। इसमें भी अगर मैं कहूं कि एक या दो टॉपिक के ऊपर अगर मैं गैम्बल करने की कोशिश करूं, जुआ खेलने की कोशिश करूं, तो यूनिवर्सल रिलीजियस जो था इनका, सार्वभौमिक धर्म जिसे हम कहते हैं, और प्रैक्टिकल वेदांत जो है, ये दो जरूर पढ़ लीजिएगा आप, यहां से क्वेश्चंस आने की संभावना मैक्सिमम रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करूं कि यहाँ पर और क्या क्या महत्वपूर्ण मुझे लगता है, तो मैं करंट अफेयर के ऊपर ही सीधे डिस्कशन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको वो सारे थिंकर्स मिलेंगे, जैसे मान लीजिए विवेकानंद हो गए, इकबाल हो गए, टैगोर हो गए, भट्टाचार्य हो गए, राधा कृष्णा हो गए, जय कृष्णामूर्ति हैं, गांधी हैं, अंबेडकर है, उपाध्याय है, नारायण गुरु है, तिरुवल्लुवर है, ज्योतिबा फुले है, सारे फिलोसफर यहाँ पर हैं। अब क्या करना चाहिए, करंट अफेयर को उठाइए। करंट अफेयर को क्यों उठाएं, करंट अफेयर में किसी भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं भी कोई भी इवेंट इन फिलोसफर के नाम पे किया है, तो ध्यान रखिए क्वेश्चंस आएंगे, फिक्स है क्वेश्चंस आएंगे। मेरा ये मानना है कि ये यूनिट आपको 50-50 का गेम के अंदर क्वेश्चंस पूछती है। 50% तो आपका कंसेप्चुअल आता है, 50% करंट अफेयर से क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। जैसे कुछ मैं आपको फिलोसफर, मैंने कहा विवेकानंद, पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा, लिख के देता हूँ। महात्मा गांधी लिख लीजिए, क्वेश्चंस आएगा, कहीं नहीं जाएगा, फिक्स है, आने वाला है। दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय क्यों, अगर आप देखेंगे बीजेपी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर दीनदयाल उपाध्याय जी का कंट्रीब्यूशन क्या था, इनकी स्टार्टिंग फिलॉसफी क्या थी, इनका इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या था, इनका द्वैत वेदांत क्या था, इनका पुरुषार्थ क्या था। 3 ही टॉपिक दिए हुए हैं, कन्फर्म लिख के देता हूं, दीनदयाल उपाध्याय जी से 1 से 2 प्रश्न आएंगे ही आएंगे, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक में कम से कम एक दो क्वेश्चन आपको टकराएंगे, 2 नहीं तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म फिक्स क्वेश्चन है, याद रख लीजिए, आएगा। करंट अफेयर का सबसे सेंसिटिव, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके दीनदयाल उपाध्याय जी। इसके अलावा अगर मैं कहूँ ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले याद कर लीजिए, ज्योतिबा फुले से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है। चाहे इनकी बुक्स को लेकर आ जाए, चाहे इनकी थ्योरी को लेकर आ जाए, चाहे इनकी किसी कंसेप्ट को लेकर आ जाए, बट ज्योतिबा फुले से क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। तो ये करंट अफेयर की पूरी फिलॉसफी है, करंट अफेयर की पूरी थ्योरी है, और करंट अफेयर की पूरी यूनिट है। मैंने आपके सामने कुछ 3-4 थिंकर्स के नाम लिखे, विवेकानंद हो गए, गांधी हो गए, दीनदयाल उपाध्याय जी हो गए, और ज्योतिबा फुले हो गए। इन 4 थिंकर्स को आप पढ़ लीजिएगा। मेरा ये मानना है कि कम से कम 4 क्वेश्चंस आप फेस करेंगे इन चारों से। समस्या कहाँ है, सबसे इजी, सबसे बोनस वाली ये आपकी यूनिट है। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार जब मैं आता हूँ यूनिट संख्या 6 के अंदर, यूनिट संख्या 6 जैसे मैंने देखा कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी, वैसे ही कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी है। उतनी आसान तो नहीं है जितनी इंडियन फिलॉसफी आसान थी, बट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ एक एक थिंकर की एक एक टॉपिक्स ही हैं, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। थिंकर्स आपको बड़े लगते होंगे कि साहब बहुत सारे थिंकर्स हैं, बट ऐसा नहीं है।
माइनस पॉइंट एक ही रहता है कि जब बहुत सारे थिंकर्स होते हैं तो मैं ये पता नहीं कर पाता हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। मैं कुछ आपको थिंकर्स बता देता हूँ। यहाँ पे देखा गया है 8 से लेकर 12 प्रश्न आ सकते हैं। बोनस यूनिट तो नहीं है आपकी ये, लेकिन अगर आपने इसमें से कुछ कंसेप्ट अच्छे से कर लिए हैं तो आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। और ये रिस्क जो है कई बार आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। कैसे? क्योंकि आपने मान लीजिए पढ़े 2 टॉपिक और 2 में से एक टॉपिक अगर आपके सामने आ गया तो एक क्वेश्चन तो आप कहीं नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह अगर आपने 10 टॉपिक पढ़े और 5 आ गए तो ये आपके लिए बोनस हो गया। ठीक है, अदरवाइज 50-50 का रेशियो है, ये यूनिट आपको परेशान कर सकती है। डायरेक्ट कंसेप्चुअल 3 से 4 क्वेश्चंस हैं, लेकिन थिंकर्स के यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और मिसलेनियस क्वेश्चंस की यहाँ पर भरमार है। कैसे अगर सिलेबस को मैं एनालाइज करूं एक बार के लिए, इस सिलेबस में इतने सारे थिंकर्स हैं, आप देखिएगा फ्रेगे हैं, इसके बाद लॉजिकल पॉजिटिविज्म शुरू हो जाएगा, उसी के अंदर आपके मूर हो जाएंगे, रसल आ जाएंगे, विटगेस्टीन आ जाएंगे, और ये धीरे धीरे पूरी कहानी चलती रहेगी। थिंकर ही थिंकर है यहाँ पर। गिलबर्ट राइल है, एजे एयर है, डब्ल्यू कॉइन है, एच.पी. ग्राइस है, पी.एफ. स्ट्रॉसन है, चलते रहिए, रिसल आ जाएंगे और चलते रहिए। हाइडेगर है, क्रिकेट है, सॉत्र है, मॉर्लेपॉन्टी है, फिर आपके प्रेगमेटिज्म के अंदर विलियम जेम्स आ जाएंगे, जॉन डीवी आ जाएंगे, फिर आपका पोस्ट मॉडर्निज्म आ जाएगा, नीत्शे आ जाएंगे, रॉटरी आ जाएंगे। बहुत सारे थिंकर्स हैं, इतने सारे थिंकर्स हैं कि हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि इसमें से क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। सबसे बड़ी समस्या ये है। इसको पढ़ने का एक ही तरीका है, इसको सेक्शनाइज कर लीजिए, इसको सेक्शंस बना लीजिए। जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म को आपने एक सेक्शन बना लिया, प्रेगमेटिज्म को आपने एक सेक्शन बना लिया, ऐसे सेक्शंस आप बना लीजिए इसके, और उसके हिसाब से आप इसकी तैयारी कीजिए। कुछ अगर इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स की बात करूं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने होते हैं, तो उसमें से आप इमैनुअल लेविनस को पढ़ सकते हैं, रिचर्ड रॉटरी को पढ़ सकते हैं, नीत्शे को पढ़ सकते हैं। ये तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर मैं ऊपर बात करूं तो आप सौत्र को पढ़ के जाइएगा, सौत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं ऊपर चलता हूं तो ये चार जो फिलोसफर आते हैं, एजे एयर, डब्ल्यू कॉइन और एच.पी. ग्राइस और पी.एफ. स्ट्रॉसन, ये चारों पांचों भाई जो हैं, यहाँ से भी आपके प्रश्न मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अगर मैं बेसिक की बात करूं, बेसिक कंसेप्चुअल की बात करूं, तो वहां पर मूर, रसल, विटगेस्टीन, ये तीनों भाई ऐसे हैं जहां से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर से कह रहा हूं, एवरेज यूनिट है। सारे क्वेश्चंस आप इसके सही कर दे, इसकी संभावना भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी क्वेश्चंस घूमते नहीं हैं। नए थिंकर्स इस बार जोड़े गए हैं, मतलब इस बार इन 2019 में नए थिंकर्स जोड़े गए हैं इसके अंदर। तो ऐसी बात नहीं है कि पहली बार हुआ है ऐसा, जोड़ दिए गए हैं। उसका एग्जाम भी हो चुका है आपका, तो कोई समस्या नहीं है। आपका स्टडी मटेरियल भी है आपके पास, ओवरऑल आप सब कुछ तैयारी कर सकते हैं। कंक्लूजन करूं दोनों यूनिट्स को अगर मैं जोड़ के, ओवरऑल दोनों यूनिट से लगभग मेरा ये मानना है कि 15 से लेकर के 22-25 क्वेश्चंस इन दोनों यूनिट से आते हैं, जिनका एवरेज या रेशो जो है वो एकदम एवरेज रहता है। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ से टफ क्वेश्चंस मुझे फेस करने, नहीं, टफ क्वेश्चंस आपको फेस नहीं करने हैं। 6 यूनिट्स की हमने बात की अभी तक। ठीक है, 6 यूनिट्स हम कर चुके हैं। 6 यूनिट का मतलब आप मान के चलिए तकरीबन 55 से 60, मिनिमम 55 से 60 क्वेश्चन की हमने बात कर ली है। आगे 4 यूनिट्स और आपकी बची हैं। हालांकि यहाँ पर जो है वेरिएशन बहुत है, मैं इसको 70 तक मानता हूँ। 70 क्वेश्चन तक केवल इन 6 यूनिट से आपके सामने आ जाते हैं। तो इनकी तैयारी कीजिए और